हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपिलेश और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक कैपेसिटीज ऑफ गैसेस का ऑब्जेक्टिव 1। देखिए भाई, इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स किए थे, जहां पे कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस हमें मिले थे एंड डेफिनेटली हमने उनको बढ़िया तरीके से किया था सॉल्व, कॉन्सेप्ट समझे थे और जहां पे समस्या आई थी वहां पे उसका समाधान भी निकाला था, राइट। तो भाई आज की कहानी जो होगी वो ऑब्जेक्टिव 1 यानी कि एमसीक्यूज पे बेस्ड है, जहां पे एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा जिसको कि आपको ताला लगाना और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस या फिर मैं बोलूं नीट एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। तो बस उन्हीं की तैयारी इसी सेशन के माध्यम से हो रही है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। साथ ही साथ पेन और पेपर आपको जरूर लेके आना है, बिकॉज क्वेश्चन आएगा तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई जरूर करेंगे और ये चेक जरूर करेंगे कि क्या आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या कहता है, आओ जरा गौर फरमाते हैं। Work done by the sample of an ideal gas in a process A is double the work done in another process B। भैया कोई एक प्रोसेस A है, उसमें work done by the sample of ideal gas, work done by the system जो है A प्रोसेस में वो डबल है the work done in another process B। The temperature rises through the same amount in the two process। दोनों ही प्रोसेस में जो टेम्परेचर का राइज हो रहा है वो सेम है। If CA and CB represents the molar heat capacities for the two process। CA और CB रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी फॉर बोथ प्रोसेस। तो भैया बताइए CA CB के बराबर होगा क्या, CA CB से छोटा होगा क्या, या CA CB से बड़ा होगा, या फिर हम बता ही नहीं सकते इनके बारे में। हमें पता ही नहीं है सर, हमें कुछ जानते ही नहीं है इसके बारे में। तो बोलो भाई क्या जवाब बनेगा। एक और सभी लोग ट्राई कर लेंगे इसको, फटाक से ट्राई करो यार, फिर मैं बताऊं कैसे करना है इसको सॉल्व। हो गया ट्राई भाई? एक बार वीडियो वगैरह पॉज कर लिया करो, अभी मत करना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब बोलूं तब किया करो, ठीक है। देखिए साहब, क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो समझते हैं। तो हमारे सवाल में हमसे ये कहा गया है कि वर्क डन इन द प्रोसेस ए इज डबल टाइम्स ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस बी। ए वाले प्रोसेस में जो वर्क डन है वो बी वाले प्रोसेस का डबल है, यही बोला गया। वर्क डन इन द प्रोसेस ए इज डबल द वर्क डन इन द प्रोसेस बी। बहुत बढ़िया साहब। दोनों में टेम्परेचर का जो चेंज आया यानी कि डेल्टा थीटा ऑफ ए बराबर है डेल्टा थीटा ऑफ बी, यानी कि दोनों में टेम्परेचर का जो डिफरेंस है या टेम्परेचर का जो चेंज हुआ है, टेम्परेचर जो राइज हुआ है वो दोनों में सेम है। बढ़िया साहब, ठीक है साहब। अगर दोनों में टेम्परेचर राइज सेम है तो दोनों में इंटरनल एनर्जी भी सेम ही होगी क्या? अगर दोनों में टेम्परेचर का राइज सेम है तो दोनों में इंटरनल एनर्जी सेम होगी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी जो होती है वो NCV इंटू डेल्टा थीटा हो जाता है साहब। उसका जो डिपेंडेंसी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो डिपेंडेंसी है वो टेम्परेचर चेंज पे आ रहा है। तो अगर दोनों का टेम्परेचर राइज सेम है दोनों प्रोसेस में, तो दोनों ही प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है वो भी सेम होगी। क्लियर है ये बात सभी को? तो दोनों ही प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी सेम है। सो नाउ द पॉइंट इज कि साहब अगर मैं यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दूं, तो बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं सबसे पहले बात करूंगा प्रोसेस ए की। सबसे पहले बात की जाएगी प्रोसेस ए के लिए। तो डेल्टा क्यू ए यानी कि जो हीट हम देंगे प्रोसेस ए में, दैट विल बी योर डब्ल्यू ए प्लस का डेल्टा यू ए। ठीक है, ये वाली बात समझते हो। फिर हम बात करेंगे प्रोसेस बी के लिए। तो सेकेंड वाले प्रोसेस में जो आप हीट दोगे यानी कि डेल्टा क्यू बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी प्लस डेल्टा यू बी। भाई आप देख सकते हो दोनों ही प्रोसेस में कहानी समझ आ रही होगी सभी को। सर यहां से अगर मैं डेल्टा यू ए निकालू, थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा देता हूं और थोड़ी देर के लिए इसको मिटा के सबसे पहले मैं यहां से डेल्टा यू ए निकाल लूं, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू ए माइनस का डब्ल्यू ए। या फिर ये भी नहीं करना तो एक काम करो, दोनों में इंटरनल एनर्जी सेम है तो उसको एक कॉमन वैल्यू दे दो। दोनों ही केस में इंटरनल एनर्जी सेम है तो उसको एक कॉमन वैल्यू दे दीजिए, डेल्टा यू के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि दोनों में इंटरनल एनर्जी सेम थी तो दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम होने से डेल्टा यू ए डेल्टा यू बी को सिर्फ डेल्टा यू ए लिख देंगे।
ऐसा करने से हमारे पास यहां से डेल्टा क्यू ए जो बनता है वो बनता है डब्ल्यू ए प्लस का डेल्टा यू। सिमिलरली जब मैं प्रोसेस बी की बात करूंगा तो वहां पे भी सेम कहानी देखने को मिलेगी, जैसे कि डेल्टा क्यू बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी प्लस का डेल्टा यू बी। देखो भाई, दोनों में आपको ये चीज साफ पता चल रही है कि इंटरनल एनर्जी से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों को देखो तो पता चलता है कि साहब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों में वो सेम है। ऐसा भी नहीं है कि सर ए वाली इक्वेशन में डेल्टा यू कुछ अलग योगदान कर रहा हो, बी वाले में कुछ अलग योगदान कर रहे हैं। डेल्टा यू ए डेल्टा यू बी बराबर है, तो दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, जिसकी वजह से इन दोनों को देखने से मुझे ख्याल आया कि डेल्टा क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है डब्ल्यू के, क्योंकि देखो इंटरनल एनर्जी से कोई लेना देना ही नहीं बचा अब अपना। इंटरनल एनर्जी दोनों केस में सेम है, दोनों ही केस में इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो सेम है, जिससे कि इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं बोलता हूं कि यहां पे जो भी हीट आपने सप्लाई करी है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। क्या जितनी हीट ए में सप्लाई करोगे उससे वर्क डन हो रहा है, बी में भी हीट सप्लाई करो तो वर्क डन हो रहा है। एक तरह से वो डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं इसमें, है ना। ठीक है, चलिए भाई, तो जितनी हीट उधर की बात थी उतनी इधर की बात थी। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये सिंस डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू बी, ऑल्सो पता चल रहा है कि डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू के, तो यहां से डेल्टा क्यू ए को लिखा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू बी के। भाई मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? डेल्टा क्यू ए को लिखा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू बी। क्या ये मेरी बातों से सहमत हैं आप लोग? क्या यहां तक कोई समस्या परेशानी किसी प्रकार की आ रही है? क्या सब बढ़िया चल रहा है, खुशहाल जीवन व्यतीत हो रहा है अपना? हाँ सब बिल्कुल सही, मस्त एकदम चल रहा है। अब ध्यान से देखेंगे कि डेल्टा क्यू को लिखा जाता है एन सी इंटू डेल्टा टी। भाई ये वाली बात तो होती ही है सर, है ना, ये तो होता ही है सर। अगर मैं डेल्टा क्यू ए को लिखूं तो ये बन जाता है एन सी ए डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा क्यू बी के लिए लिखता हूं, अच्छा यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, डेल्टा थीटा के टर्म्स में पिक्चर चल रही है ना, तो डेल्टा थीटा के टर्म्स में चलेंगे, इसको भी थीटा के टर्म्स में चला लेते हैं, ठीक है। एन सी बी डेल्टा थीटा, ए के लिए आ गया, बी के लिए आ गया, जरा पुट कर दो फटाफट से यहां पे। सो इट कैन बी रिटन एज एन सी ए इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एन सी बी इंटू डेल्टा थीटा। देखिए भैया, एन से तो एन खत्म हो जाएगा, डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा खत्म हो जाएगा, सी ए बनेगा 2 टाइम्स ऑफ सी बी। और मैं देख रहा हूं कि ए का जो है सी का जो वैल्यू है फॉर द ए, इट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ सी फॉर द बी। सी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी साहब, मोलर हीट कैपेसिटी इन द प्रोसेस ए, मोलर हीट कैपेसिटी इन द प्रोसेस ए इज ग्रेटर देन द बी। ये आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। पहले तो हमने क्या बोला कि साहब वर्क डन के लिए इन्होंने बातें बोल रखी है, हम भी समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बातें बोल रखी थी। दूसरी बात इन्होंने बोला कि दोनों में टेम्परेचर का जो राइज हुआ वो सेम है, यानी कि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस बराबर आ रहा है। अब भाई इंटरनल एनर्जी की भी तो डिपेंडेंसी आती है टेम्परेचर डिफरेंस पे, तो अगर दोनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम, तो दोनों के लिए इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो भी सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू को एनसीवी डेल्टा थीटा लिखा जाता है सर। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस ए के लिए क्या ये इक्वेशन वैलिड है क्या? हाँ बोलो भाई, डेल्टा क्यू को लिखते हैं ना डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। हाँ, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। तो प्रोसेस ए के लिए ये सारी बातें चला दी मैंने, प्रोसेस बी के लिए भी चलाई। अंतर क्या रखा कि यहां पे डेल्टा यू ए की जगह डेल्टा यू लिखा, डेल्टा यू बी की जगह भी डेल्टा यू लिख दिया मैंने। अब यहां पे भी डेल्टा यू लिखा, यहां पे भी डेल्टा यू लिखा, तो मुझे एक बात समझ आ रही कि दोनों ही केसेस में इंटरनल एनर्जी सेम है, तो एक तरह से उसको कांस्टेंट कंसीडर करें, इग्नोर कर देते हैं। अगर एक तरह से दोनों में इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम आ रहा है तो इसको मैंने कांस्टेंट मान के सीधा बोल दिया कि डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा डब्ल्यू के। दोनों केसेस में सेम पिक्चर चल रही क्योंकि, तो इन दोनों इक्वेशन को देख के मेरे मन में ख्याल आया कि डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगा डब्ल्यू के। दोनों को देख के मेरे मन में जो ख्याल आया वो ये कहता है कि डेल्टा क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा साहब डब्ल्यू के।
बहुत बढ़िया, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। ठीक है साहब, अब ये पता चल चुका है कि W8 डबल था WB के, यानी कि प्रोसेस ए में जो वर्क डन था वो बी के वर्क डन के डबल था। ठीक है, ऑल्सो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल है W के, और भैया डेल्टा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू ए जो है वो डबल हो जाएगा डेल्टा क्यू बी के। भैया ये जानते हैं कि डेल्टा क्यू को NC डेल्टा थीटा लिखा जाता है, तो डेल्टा क्यू ए को NCA डेल्टा थीटा और डेल्टा क्यू बी को NCB डेल्टा थीटा लिखेंगे। तो भाई वो यहां पे पुट करके इक्वेट करके वी गॉट दिस रिलेशन। है ना सिंपल सा प्रोसेस, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन सी में, और यही है हमारा फाइनल आंसर। तो भाई एक काम करो, जल्दी से छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। जल्दी से नोट करो, कर लिया नोट? यहां पे आइए भाई साहब, ये सारी बातें भी लिखनी है, जल्दी से फटाफट से लिखो यार। लिख लिया? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। फॉर अ सॉलिड विद अ स्मॉल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट Cp माइनस Cv R के बराबर होगा। Cp बराबर हो जाएगा Cv के, Cp इज स्लाइटली ग्रेटर देन Cv, Cp इज स्लाइटली लेस देन Cv। बात हो रही है सॉलिड्स के लिए। देखो भैया, सॉलिड के लिए एक्सपेंशन कोएफिशिएंट छोटा होता है, सॉलिड्स के लिए एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो है छोटा होता है, जिसकी वजह से देखो अब एक्सपेंशन तो ज्यादा होगा नहीं, तो भले कोई सी भी प्रोसेस पे बात करो, जिसकी वजह से Cp जो है एंड Cv जो है वेरी क्लोज टू ईच अदर। Cp Cv से तो बड़ा होगा, बट द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। इस प्रकार का सवाल पिछले सेशन में कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, वो पूछता है सॉलिड्स के लिए, तो हम उसमें जवाब यही देते हैं कि सॉलिड का भैया, क्योंकि देखो यहां पे इनकंप्रेसिबल है सॉलिड, सॉलिड जो होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होने की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे इनके जो हीट कैपेसिटीज हैं वो उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। इनकंप्रेसिबल है भैया, ज्यादा कंप्रेस कर नहीं सकते हो, गैसेस की तरह थोड़ी है कि ले कंप्रेस कर दिया, ले एक्सपैंड हो गया। सॉलिड है वो, कंप्रेस नहीं कर पाते उसको हम लोग, जिसकी वजह से उनकी हीट कैपेसिटीज में जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कि प्रोसेस का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, अरे नहीं है भैया, इनकंप्रेसिबल है लगभग। तो इन प्रोसेसेस का कोई खास फर्क नहीं है इनमें, बस थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, वो हम समझते हैं कि Cp Cv से बड़ा होता है, लेकिन ऐसा मत कह देना कि भैया Cp और Cv में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, नहीं आता है। Cp Cv जो है वो बहुत करीबी होते हैं, Cp थोड़ा सा बड़ा होता है Cv से, लेकिन ये जो डिफरेंस है Cp माइनस Cv, जो डिफरेंस है ना Cp माइनस Cv, ये बहुत छोटा होता है। तो कोई आपसे बोले कि भैया Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो मना कर देना, R नहीं होता है भैया। कोई आपसे बोले क्या Cp बराबर Cv हो जाएगा, तो भी मना करना, नहीं भैया, Cp Cv के बराबर भी नहीं होता है। Cp और Cv करीब होते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक जैसे ही होते हैं, करीब है, मतलब इनकी जो वैल्यूज आएंगी आपके पास वो ऑलमोस्ट नियर बाई वैल्यूज आएंगी। ये मत कर देना कि एक ही वैल्यू आ रही Cp और Cv की, नहीं। तो अगर ये वाली बात कहता है तो गलत कह देना, ये वाली बात कहता है तो भी गलत कहना। Cp बड़ा होगा Cv से, बट एक छोटा सा डिफरेंस होगा इनमें। तो ये जो स्लाइटली ग्रेटर लिखा है ना, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक छोटा सा डिफरेंस आएगा इनमें यहां पे, यानी कि Cp माइनस Cv का जो डिफरेंस है बहुत छोटा होगा। समझ रहे हो बात को? तो वो जो स्लाइटली ग्रेटर लिखा है उसका मतलब ही यही है कि यहां पे डिफरेंस बहुत कम है दोनों के बीच में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे समाप्त हो गया है। जल्दी से इसको छाप लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई साहब? बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv इज 1 R फॉर अ गैस सैंपल इन स्टेट A। भैया स्टेट A में कोई गैस का एक सैंपल हमने लेके रखा हुआ है, ठीक है, गैस का एक सैंपल हमने लेके रखा है। स्टेट A में ये कोई इनिशियल स्टेट होगी, वहां पे Cp माइनस Cv R के बराबर आ रहा था। फिर भैया इसका कुछ प्रोसेस हुआ होगा, तो ये स्टेट B में पहुंच गया। स्टेट बी में Cp माइनस Cv की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.08 R। ओहो, तो यहां पे सबसे पहले स्टेट ए की बात कर लेता हूं। तो जब मैं बात कर रहा हूं इनिशियल स्टेट यानी कि स्टेट ए की,
तो वहां पे बोला जा रहा है गैस के लिए Cp माइनस Cv जो है वो 1R के बराबर है। यानी कि जो हमारे पास गैस है, जो हमारे पास गैस है वो स्टेट ए में बिहेव कर रही है एज अ आइडियल गैस। स्टेट ए में ये जो गैस है हमारे पास ये बिहेव कर रही है एज एन आइडियल गैस, क्योंकि भाई आइडियल गैस के लिए ही Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R की बातें करते थे हम लोग। तो ये जो भी गैस है वो एक आइडियल गैस की तरह काम कर रही है, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है स्टेट ए में, क्योंकि उसके लिए Cp माइनस Cv R के बराबर हो रहा था। अब कोई प्रोसेस हुआ होगा जिससे कि वो अपने फाइनल स्टेट बी में पहुंची, वो अपने फाइनल स्टेट यानी कि स्टेट बी में पहुंची। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आइडियल गैस है मेरे पास, मैंने कहीं नहीं बोला ये बात कि मेरे पास आइडियल गैस है, इट बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, ठीक है। अब स्टेट बी में जब मैंने Cp माइनस Cv किया तो पता चलता है 1.08 इंटू R आ रहा है, यानी कि यहां पे ये एक रियल गैस की तरह बिहेव करिए एज अ रियल गैस। यहां पे ये बिहेव कर रही है एज अ रियल गैस, ठीक है। तो कोई भी गैस का सैंपल है स्टेट ए में वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, स्टेट बी में वो एक रियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि कोई जो गैस है एक्चुअल में तो रियल गैस ही होगी हमारे पास, जो भी कोई गैस है वो रियल गैस है, लेकिन ए स्टेट में जाके वो आइडियल की तरह बिहेव कर रही है। और सुनो भाई, सीधी सी बात है, अगर वो ए स्टेट में जाके आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह तभी बिहेव करती है जब वो होती है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर पे। यानी ये जो गैस का सैंपल है ए स्टेट में उसका प्रेशर है PA, ए स्टेट में उसका टेम्परेचर है TA, बी स्टेट में उसका प्रेशर है PB और बी स्टेट में उसका टेम्परेचर है TB। तो ए स्टेट में वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, और आइडियल गैस की तरह बिहेव करने के लिए उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, यानी ए का टेम्परेचर बी से ज्यादा होना चाहिए। आइडियल गैस की तरह बिहेव करने के लिए इसका प्रेशर लो होना चाहिए, यानी कि ए का प्रेशर बी से कम होगा। ये वाली बात है भाई। देखो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R होता है, ये बात तुम समझते हो। यानी कोई भी गैस का सैंपल होगा तो स्टेट ए में एज अ आइडियल गैस बिहेव कर रहा है, स्टेट बी में वो एक रियल गैस की तरह नॉर्मल बिहेव कर रहा है। कोई देखो, अब ऐसा तो उसने कहीं बोला नहीं कि आइडियल गैस है, मतलब ये जो कोई गैस का सैंपल है वो एक तरह की एक रियल गैस ही है हमारे पास। पूरे क्वेश्चन में कहीं उसने ये नहीं बोला मुझे कि आइडियल गैस है, तो यानी कि मैं समझ रहा हूं कि जो गैस की बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक रियल गैस है ना। तो भाई कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। यानी कि अगर इस टाइम पे एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और इसका प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू दिस। यानी कि TA ज्यादा होगा TB से और PA कम होगा PB से। ये मुझे ऑप्शन ए कहता है, ठीक है। नहीं पता था, पता रखना, आज के बाद से बात ध्यान रहनी चाहिए आप लोगों को कि कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे कोई भी जो गैस होती है वो बिहेव करती है एज एन आइडियल गैस। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, सभी को समझ आ रही बात है। ये कहानी है क्वेश्चन नंबर 3 की, तो जल्दी से सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? अरे छाप लिया सबने? तो कहानी क्वेश्चन नंबर 3 की समाप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। कहते हैं लेट CV एंड CP डिनोट्स द मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ एन आइडियल गैस। CV और CP रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी किसी भी आइडियल गैस के एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो भाई इनमें से कौन सा यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये आपको बताना है। बताएंगे सर? बताओ भाई, सोचना पड़ेगा सर। देखिए भाई, जो रिलेशन अपने को पता है हम उस पे काम करते हैं। CP/CV मैं जानता हूं, CP/CV पता नहीं क्या होता है साहब, हमें नहीं पता, और कभी जीवन में CP+CV भी नहीं पढ़ा मैंने।
मैंने पढ़ा है एक तो गामा होता है सीपी बाई सीवी, और एक मैंने पढ़ा है सीपी माइनस सीवी होता है आर, जो कि बेसिकली 8.314 जूल पर क्या मोल केल्विन है ना, या फिर अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, यही होता है भाई। तो सीबी माइनस सीवी की वैल्यू आ रही है ये कि यूनिवर्सल वैल्यू भाई, ये जो है यूनिवर्सल वैल्यू है, यानी कि यूनिवर्सल मतलब किसी भी गैस के लिए बात करूं, इट इज वैलिड फॉर ऑल द गैसेस। ठीक है, तो यूनिवर्सल वैल्यू मतलब कोई सी भी गैस हो, भले आपके पास रियल गैस है, भले आपके पास आइडियल गैस है, कोई भी गैस हो, आर का वैल्यू हमेशा 8.314 होगा। इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट भाई, आर जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अगर तुम सोचो कि सर अलग अलग गैसेस के लिए आर का वैल्यू अलग अलग होता है, तो ऐसी बिल्कुल भी बात गलत हो जाएगी। मोनोएटॉमिक गैस हो, डायटोमिक गैस हो, पॉलीएटॉमिक गैस हो, कैसी भी गैस आए, आर का वैल्यू 8.314 ही रहेगा। ये बात आप हमेशा दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। वहीं अगर मैं सीपी बाई सीवी की बात करूं तो वो होता है गामा। ऑल्सो ये बात मैं जान चुका हूं कि गामा जो होता है वो 1+2/f होता है। अब भाई तुम्हें पता होना चाहिए रिलेशन कहां से आया, जिसको नहीं पता यहां पे देख लेना, सीवी को कहते हैं एफ आर बाई 2, तो सीपी माइनस सीवी आर होने की वजह से सीपी का जो वैल्यू बनता है वो बनता है आर प्लस का सीवी, यानी कि आर प्लस एफ आर बाई 2। तो सीपी का जो वैल्यू बनता है वो बनता है 1+f/2 इंटू आर। ठीक है, तो एक सीवी हो जाता है और एक सीपी हो जाता है, ये वाली बातें आप पता। अब भाई ये आगे का काम तुम लोग संभाल लेना, सीबी की वैल्यू यहां पे पुट करके सीपी की वैल्यू वहां पुट करके काटा पीटा करने के बाद गामा जो होता है वो 1+2/f आता है। देखिए भाई अलग अलग गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग। अगर मैं बात करूं मोनोएटॉमिक गैस के लिए, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए एफ का वैल्यू होता है 3। अभी मैं वाइब्रेशन वाले पार्ट को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, यानी कि मैं हायर टेम्परेचर पे नहीं गया, मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो वाइब्रेशंस नहीं होते। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो 1+2/3 कितना हो जाएगा 5/3, तो गामा का वैल्यू हो गया 5/3। वही अगर मैं बात करूं डाया एटॉमिक गैस की, यहां पे लिख देता हूं डाया एटॉमिक गैस। सो डाया एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा कितना 5, तो गामा का वैल्यू हो जाएगा 7/5। तो आप देख रहे हो गामा जो है अलग अलग गैसेस के लिए डिफाइंड हो रहा है, डायटोमिक गैस के लिए अलग, मोनोएटॉमिक गैस के लिए अलग। तो वो यूनिवर्सल नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे कि वो गैस किस नेचर की है। इसीलिए सीपी बाई सीवी को भी मैं क्रॉस लगा के सिर्फ एक पे ही ताला लगाऊंगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर पे। भले बात करो मोनोएटॉमिक गैस की, भले बात करो डायटोमिक गैस की, आर का वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाला है। आर का वैल्यू हमेशा 8.314 ही रहेगा, भले आप इसको जूल में लिख लीजिए या कैलोरी में लिख लीजिए, इट्स अप टू यू। इस पे मैं बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करूंगा। बाकी भाई क्वेश्चन नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है, एक और जल्दी से छाप लीजिए, मैं साइड में हट चुका हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया नोट भाई, कर लिया सभी ने नोट? चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। 70 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड to raise the temperature of 2 mole of an ideal gas at constant pressure from 30 degrees centigrade to 35 degrees centigrade. The amount of heat required to raise the temperature of the same gas, बिल्कुल भाई गैस में कोई चेंज नहीं किया, सेम गैस है, उसका आपको टेम्परेचर बढ़ाना है बाय द सेम वैल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी तक की कहानी जो हो रही थी कांस्टेंट प्रेशर पे बोल रहा है 70 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी ये आपको विचार करना है। कर पाओगे विचार? हाँ, ट्राई करोगे एक बार? देखो भाई आपको कॉन्सेप्ट पता है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता है, और हीट का फॉर्मूला तो तुम जानते ही हो, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा। फिर आप फिर से हीट का फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम सेम हीट है, सॉरी सेम गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे जाना है आपको, तो एक बार ट्राई कर लो, देख लो क्या आंसर बनता है इसका।
तो देखो भाई इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आओ जरा मैं बताता हूं तुम्हें। क्या पहली बात हो रही है कांस्टेंट प्रेशर की, बिल्कुल साहब। सो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट सप्लाई करी जा रही है वो हो जाएगा 70 कैलोरीज का, 70 कैलोरी। टेम्परेचर का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। देखो भाई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या केल्विन बोलो, वो टेम्परेचर डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो द अमाउंट ऑफ हीट, अब देखो भाई नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिया है, क्या बात है सर। तो हीट का जो फॉर्मूला यहां पे बनेगा वो बनेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा थीटा। क्या यही फॉर्मूला बनता है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर का, एनसीपी डेल्टा थीटा? तो आइए जरा इस पे विचार करते हैं। डेल्टा क्यू की जगह अगर मैं 70 लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 2 पुट कर देता हूं, तो यहां पे सीपी और डेल्टा थीटा की जगह 5 पुट कर देता हूं। सही बात है नंबर ऑफ मोल्स 2, सीपी डेल्टा थीटा की जगह 5। जब सॉल्व किया तो सीपी का जो वैल्यू मिल रहा है वो मुझे 7 मिल रहा है, दैट विल बी कितना कैलोरी में हो जाएगा, तो कैलोरी पर मोल, केल्विन बोलो या डिग्री सेंटीग्रेड बोल लीजिए। ये सीपी का वैल्यू मुझे मिला, ये मुझे मिला सीपी का वैल्यू, बहुत बढ़िया। पर ये सीपी का वैल्यू फाइंड करके हमें क्या फायदा, अरे इससे मुझे क्या मिलेगा, तो भैया अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस थ्रू द सेम रेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता हूं तो यहां पे डेल्टा क्यू हमें फाइंड आउट करना है, सेम नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन यहां पे फॉर्मूला जो बनेगा, अच्छा सेम रेंज, सो डेल्टा थीटा फिर से 5 डिग्री पे, तो यहां पे फॉर्मूला जो बनेगा डेल्टा क्यू का वो बनेगा एन सी वी डेल्टा थीटा। फॉर्मूला बन जाएगा एन सी वी डेल्टा थीटा का। ओहो समझ गया, नंबर ऑफ मोल्स पता है, सब कुछ पता है, हीट निकालने के लिए मुझे सीवी चाहिए, हीट फाइंड करने के लिए मुझे सीवी चाहिए। सो 2 टाइम्स ऑफ सीवी इंटू 5 यानी कि 10 टाइम्स ऑफ सीवी ये हो जाएगा। यानी कि हीट अगर आपको चाहिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो उसको आप सीवी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। ये सीवी का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। तो ये जानते हो सीपी माइनस सीवी आर होता है, आर कहानी चल रही है कैलोरी में, देख लो कैलोरी कैलोरी कैलोरी, ठीक है। कैलोरी में आर का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। तो सीपी का वैल्यू 7 पुट कर देंगे तो 7 माइनस का सीवी इज इक्वल्स टू 2, तो सीवी का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस का 2, बोले तो सीवी इज इक्वल्स टू 5 कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। ये सीवी का वैल्यू हमें मिल चुका है, ये सीवी आ गया है हमारे पास में। तो एक काम करो ना, अब फॉर्मूले में जाके वैल्यू पुट कर दो ना, तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू बनेगी एन सी वी डेल्टा थीटा। तो चलिए भाई नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू 5 इंटू 5, आंसर बनेगा 50 कैलोरी। यानी कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे 70 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ रही है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे 50 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी। दिस इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर 70 कैलोरी की जरूरत पड़ रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर का राइज करना है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर द 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो हीट की जरूरत पड़ती है 70 कैलोरी। तो वही टेम्परेचर रेंज में उतने ही अमाउंट ऑफ गैस का अगर आपको बढ़ाना है तो अमाउंट ऑफ हीट विल बी 50 कैलोरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 2 मोल गैस टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री तक लेके जाना है 2 मोल गैस टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री लेके जाना है। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई करी है इस काम को करने के लिए वो है 70 कैलोरी। कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम करने के लिए जो हीट सप्लाई करेगी वो है 70 कैलोरी की। उन्होंने बोला भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे सेम काम को करने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी हीट दे दें, तो हमने बोला भैया 50 कैलोरी हीट दे दो। तो तरीका आपकी आंखों के सामने है। सबसे पहले मैंने सीपी का वैल्यू निकाला, सीपी का वैल्यू निकालने से अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं जानता हूं सीपी माइनस सीवी आर होता है, बट यार यहां पे 8.314 मत लिखना, वो जूल में चलता है, यहां पे पिक्चर चल रही कैलोरी में। तो आर का वैल्यू लगभग 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड।
तो 7 माइनस सीवी इक्वल्स टू 2, तो सीवी हो जाएगा 7 माइनस 2 बोले तो 5। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा थीटा, उसके हिसाब से सॉल्व किया, डेल्टा क्यू की वैल्यू 50 कैलोरी आ रहा है। क्या ये बात सभी को समझ आती है? बढ़िया है, सब कुछ छापना है, छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई साहब, छाप लो जल्दी से, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है फिगर शोज अ प्रोसेस ऑन अ गैस इन विच द प्रेशर एंड द वॉल्यूम बोथ चेंजेस। भाई आपको एक प्रोसेस दिख रहा है, ये नहीं बोला कि प्रोसेस कौन सा है, क्या सर ये आइसोथर्मल है, क्या ये एडियाबेटिक है, कुछ नहीं बोला उसने, सिर्फ एक कोई प्रोसेस है जहां पे प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ना तो ये आइसोथर्मल है ना ही ये एडियाबेटिक है, तो दिमाग बिल्कुल भी मत चलाना। यहां पे प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इस प्रोसेस में। अगर कुछ बच्चे अपना दिमाग चलाते हैं ये कहते हुए कि सर ये आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में भैया क्या होता है मैं बता दूं आप लोगों को कि प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अगर आप इसका पीवी ग्राफ देखोगे तो वो ऐसा बनता है, ऐसा, दिस इज द ग्राफ भाई। क्या कि साहब जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। यहां पे देखो ग्राफ कैसा है, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी कि प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। वो आइसोथर्मल का होता है, यानी आइसोथर्मल नहीं है, ना ही ये एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक में क्या हो जाएगा, बस ऐसा कर्व। तो ना तो ये आइसोथर्मल है ना ही ये एडियाबेटिक है, ठीक है। तो एडियाबेटिक का कर्व ये वाला होता है, बट ये एडियाबेटिक भी नहीं है क्योंकि उसमें भी यही होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होती है। यहां पे प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। तो ना तो आइसोथर्मल है ना ही ये एडियाबेटिक है। तो किसी ने भी अगर ये दिमाग चलाया तो भैया गलती हो जाएगी, पहले ही बोल रहा हूं मैं। तो ना तो आइसोथर्मल ना ही एडियाबेटिक, पिक्चर तुम्हारे आंखों के सामने। वजह क्या है ये तुम देख सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है भाई, प्रेशर को बढ़ा दो तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, भले आइसोथर्मल प्रोसेस हो भले एडियाबेटिक प्रोसेस हो, ठीक है। तो भले आइसोथर्मल प्रोसेस है भले एडियाबेटिक प्रोसेस है, प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज ही होता है उस केस में। तो भाई ऐसे केस में जो मोलर हीट कैपेसिटी होगा इस प्रोसेस के लिए जो सी है वो 0 होगा। क्या वो सीवी के बराबर होगा, क्या वो सीवी से बड़ा होगा या सीवी से छोटा होगा, ये आपको बताना है। चलिए मैं ये सारी बातें मिटा देता हूं। ये तो चीज पता चल चुकी है कि ना तो आइसोथर्मल है ना ही वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो अगर किसी बच्चे का दिमाग चल रहा हो कि C इक्वल्स टू 0 नहीं है, C इक्वल्स टू 0 नहीं है, अच्छा सर C इक्वल्स टू CV भी नहीं होगा, क्योंकि C इक्वल्स टू CV होता तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस होता। आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम की बातें करते हैं, तो आइसोकोरिक भी नहीं है साहब, ये है ना। तो आइसोकोरिक भी नहीं है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। यहां पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये वाली बात है इसमें। तो आइसोकोरिक प्रोसेस भी नहीं है, मतलब सी और डी में से कोई एक ऑप्शन बचेगा इसमें, ठीक है। तो चलिए भाई क्या बनेगा वो ऑप्शन, आओ जरा देखते हैं। देखिए भाई अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, ये बात समझते हो कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। तो यहां से P इंटू वी प्रोपोर्शनल होता है T के। जरा ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा अभी देखना, क्योंकि N और R कांस्टेंट होते हैं भैया। N नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही है। इन्होंने बोला कि प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो भाई अगर प्रेशर भी बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो इसका ये मतलब है ना कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे बोलो, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। यानी कि सिस्टम को जो आप हीट दे रहे हो वो उससे वर्क कर रहा है और साथ ही साथ अपनी इंटरनल एनर्जी में भी इसको स्टोर कर रहा है, तभी तो टेम्परेचर बढ़ता है भाई। प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, वर्क डन हो रहा है भाई, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर वर्क डन हो रहा है यहां पे,
साथ ही साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वर्क डन के अलावा इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो मैं कहूंगा कि जो भी हीट आप सिस्टम को प्रोवाइड करा रहे हो, जो भी हीट आप इस गैस को प्रोवाइड करा रहे हो, ये गैस उससे वर्क करती है और साथ ही साथ अपनी इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ा देती है। तो भैया यहां से फॉर्मूला लगाते हैं, एन सी डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा P इंटू डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला लगता है एन सी वी डेल्टा थीटा। ठीक है, तो यहां से एन इंटू डेल्टा थीटा बाहर निकाल लीजिए। यहां पे टेम्परेचर के नाम पे मैं थीटा लिख देता हूं यार, कंफ्यूजन ना हो, ताकि टेम्परेचर के नाम पे थीटा लिख दिया मैंने ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इज इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा वी। अच्छा सुनो ना, एक काम करते हैं, देखो मैंने क्या किया, यहां से n डेल्टा थीटा को कॉमन निकाला, पिक्चर में बचा C इज इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा वी प्लस का, यहां से भी मैं क्या करूंगा, n इंटू डेल्टा थीटा को बाहर निकालूंगा, पिक्चर में बचेगा सिर्फ CV। n डेल्टा थीटा को नीचे ले जाइए, तो C इज इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय n डेल्टा थीटा प्लस का n डेल्टा थीटा इंटू CV डिवाइडेड बाय n इंटू डेल्टा थीटा। अगर यहां पे देखें तो n डेल्टा थीटा से n डेल्टा थीटा समाप्त हो जाएगा, और यहां से अगर देखो सो P इंटू डेल्टा वी को हम लिखा सकते हैं n r डेल्टा थीटा। तो क्या ये आपको पार्ट ऐसा कुछ मिल रहा है क्या कि ये अगर r हो जाए, अगर ये r हो जाए, वैसे तो r नहीं होगा, P भी इंक्रीज हो रहा है उस केस में, वैसे है ना, उस केस में प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, सो डेल्टा P भी आएगा साथ में। बट ठीक है, आपको ये तो पता चल रहा है कि ये जो पार्ट है वो CV से तो बड़ा ही है, यानी कि C जो है CV से तो बड़ा ही है ना। उसने कौन सा आपसे एग्जैक्ट वैल्यू मांगी है, उसने तो बस ये पूछा है कि भाई मुझे बता दो कि वो बड़ा है या छोटा है उससे। तो C जो है वो CV से बड़ा होगा, ना कि छोटा होगा। इसका प्रमाण वहां पे दे दिया मैंने आपको पूरा। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है, जिसमें पूरे इज्जत के साथ सारी चीजें मैंने डिफाइन करी है कि अगर प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो साहब यानी कि दोनों ही साथ में इंक्रीज हो रहे हैं। अक्सर क्या होता था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। बट साहब यहां पे प्रेशर वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो मैं समझ गया इसको देख के कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वर्क डन तो हो रहा है सिस्टम पे, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि, है ना। अच्छा, और वॉल्यूम के इंक्रीज होने से वर्क डन हो रहा है, और तो और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। दैट मींस मैं समझ गया कि जो भी हीट आप सिस्टम को दे रहे हो उससे वो वर्क करेगा और इंटरनल एनर्जी में भी इंक्रीज करेगा। तो भाई वही सारा प्रोसेस फर्दर करके वी गॉट दिस CV, और सॉरी C विच इज ग्रेटर देन CV। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से छाप लें सभी लोग। फिर भैया आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जल्दी से नोट करोगे इसको। हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलिए भाई वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। कहते हैं भाई द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस शोन इन द फिगर इज। ये जो प्रोसेस आपको फिगर में दिखा के रखा हुआ है, इस प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी ये आपको बताना है। बता पाओगे? इस प्रोसेस के लिए, जो प्रोसेस आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, इस प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? सर इस प्रोसेस को देख के मेरे मन में यह ख्याल आ रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये आइसोथर्मल नहीं तो फिर एडियाबेटिक प्रोसेस जरूर होगा। अच्छी बात यह है कि उन्होंने हमें बोल दिया है कि P जो है वो K/V का पावर गामा होता है। यह बात उसने मुझे क्वेश्चन में बोल दी, और जैसे V की पावर गामा को यहां लेके जाता हूं, ये PV का पावर गामा इज इक्वल्स टू K बन जाता है। और K क्या होगा? कोई कांस्टेंट। K क्या होगा भाई? कोई कांस्टेंट। और इसको देख के मेरे मन में ख्याल आया कि ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो ये हो जाता है भाई साहब एडियाबेटिक प्रोसेस। और अब आगे ये हो गया मेरे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। तो भैया एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो डेल्टा Q 0 होता है ना, तो N इंटू C इंटू डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से C इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से C का वैल्यू हो जाएगा 0। नहीं आइसोबारिक नहीं है, नहीं आइसोकोरिक भी नहीं है, नहीं ये कोई रैंडम प्रोसेस भी नहीं है,
देखो ना, C इक्वल्स टू CP आइसोबारिक प्रोसेस, C इक्वल्स टू CV आइसोकोरिक प्रोसेस, C ग्रेटर देन CV सर कोई और प्रोसेस होगा पता नहीं, लेकिन C इक्वल्स टू 0 एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में साक्षात खुद ही दे दिया था। ठीक है, तो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 7 की दास्तां। जल्दी से छाप लीजिए इसको भी, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की ओर। छाप लिया? समझ आती है ना बातें तुम्हें? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस दे दिया गया है, द प्रेशर इंक्रीजेस बाय 0.5%। ये क्या है? दिस इज द इंक्रीज इन प्रेशर। ये क्या है साहब? ये इंक्रीज है प्रेशर में, और ऐसे परसेंटेज इंक्रीज है ये प्रेशर में, सिर्फ इंक्रीज भी नहीं, ये सिर्फ इंक्रीज भी नहीं है, ये है परसेंटेज इंक्रीज। और तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर को लिखते हैं डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 100। भाई इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर मतलब चेंज इन प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 100, ये है 0.5%। ये आपको कितना दे रखा है? 0.5% दे रखा है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ज्ञान की बात डब्बे के अंदर बंद कर ली जाए। चलिए भाई, व्हाट इज द वॉल्यूम डिक्रीज सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल? भैया देखो जरा ध्यान से, ये जो प्रोसेस आपको नजर आ रहा है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। जो प्रोसेस आपको नजर आ रहा है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रोसेस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, है ना? हाँ। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो चलिए भैया एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा भाई? डिफरेंशिएशन हो जाएगा P इंटू V इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो खैर 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा P इंटू वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन dV प्लस वॉल्यूम को बाहर निकाला, प्रेशर का डिफरेंशिएशन dP इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। चलिए भाई अब यहां से इधर भेजा जाए तो ये हो जाएगा V इंटू डी पी इज इक्वल्स टू माइनस का P इंटू डी वी। भाई V को नीचे लेके जाइए, P को नीचे लेके आइए, तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू माइनस का डी वी अपॉन वी। भैया dP क्या होता है? स्मॉल चेंज इन प्रेशर। dV क्या है? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो भैया स्मॉल चेंज के लिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, तो dP अपॉन P इंटू 100। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो भैया अगर प्रेशर का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, प्रेशर में जो डिफरेंस है अगर वो ज्यादा है तो डेल्टा P लिख लेना, प्रेशर में जो डिफरेंस अगर वो कम है तो dP लिख लेना। फिर तो यहां पे अगर मैं बात करूं पूरी पिक्चर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो dP अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल्स टू माइनस का dV अपॉन V इंटू 100। तो यहां से 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। अच्छा सुनो ना, ये परसेंटेज हो जाएगा ना तो डायरेक्टली 0.5 लिख देते ना। सो ये हो जाएगा dV अपॉन V इंटू 100 इज द परसेंटेज माइनस का dP बाय P इंटू 100। तो दिस इज कॉल्ड, ये माइनस का साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है कि डिक्रीज हो रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिक्रीज इन वॉल्यूम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साहब? डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 है, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0.5%। माइनस का साइन अब लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हो कि डिक्रीज हो रहा है। देखो भैया माइनस का साइन अब लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बोल रहे हो डिक्रीज हो रहा है। बाकी अगर मैं ये डिक्रीज की बातें नहीं करूं तो मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपसे बोलता है वॉल्यूम डिक्रीज इज अबाउट 0.5% साहब, क्योंकि माइनस का साइन क्यों नहीं लगा रहे हम लोग? क्योंकि ये समझ चुके हैं कि नेगेटिव का साइन डिक्रीज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात मेरे दिमाग में बैठ चुकी है कि ये माइनस का साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज इन वॉल्यूम को।
सो अगर dv बाई वी इंटू 100 कर रहे हैं तो इट इज एक्चुअली द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। वो कितना है, dp बाई पी इंटू 100 कितना आ रहा था, dp बाई पी इंटू 100 0.5%, तो दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज। और ऐसे भी समझ लो कि सर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, तो जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, बड़े आसान शब्दों में, ये तो चलो मैंने पूरे तरीके इज्जत के साथ बताया आपको, आसान शब्दों में बात करें तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, सो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी के। भाई देखो ये जो बातें मैंने करी है ये तो प्रॉपर इज्जत के साथ सारी चीजें समझा चुका हूं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, ये निंजा टेक्निक कहती है भाई, अपनी निंजा टेक्निक कहती है कि भैया अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर को जितना बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना घटेगा। प्रेशर को अगर 0.5% आपने इंक्रीज करा तो यहां से वॉल्यूम जो है 0.5% जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर को अगर 1% बढ़ाओगे तो वॉल्यूम 1% डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर को अगर 100% बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम 100% डिक्रीज हो जाएगा। ये बात इनवर्स रिलेशन कहता है, यानी प्रेशर का जितना चेंज करोगे वॉल्यूम में उतना ही चेंज आएगा। प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, प्रेशर को 4 टाइम्स कर दिया तो वॉल्यूम 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ये बातें तो समझते हो, इनवर्स का रिलेशन यही तो बताता है। तो एक काम करो ना, क्वेश्चन नंबर 8 छाप लो जल्दी से। ये सारी बातें लिखना अनिवार्य है सभी को, सभी लोग जल्दी से इसको छाप लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई हमारे अगले सवाल की ओर। हो गया नोट कर लिया, ये समझते हो ना ऐसी बातें। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद। अब आएगी बारी क्वेश्चन नंबर 9 की। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस ऑन अ गैस विद गामा इज इक्वल टू 1.4। भाई कोई भी गैस होगी जिसके लिए गामा इस बार डिफाइन किया हुआ है किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो कोई भी एक एडियाबेटिक प्रोसेस होगा जिसमें गामा की वैल्यू 1.4 है, प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है 0.5% से, तो वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय अबाउट। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम बताना है फिर से आपको, है ना। तो शुरू हो जाए, क्या ट्राई करोगे एक बार एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए? हो गया, चलिए भाई। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस P इंटू वी का पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है भाई। P इंटू वी का पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैंने इसका डिफरेंशिएट किया तो ये बनेगा क्या, d ऑफ P इंटू वी का पावर गामा इज इक्वल टू d ऑफ कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। यहां पे देखिए एक बार P को v की पावर गामा को बाहर निकाल दिया, P का डिफरेंशिएशन हो गया dP। एक बार P को बाहर निकाल दिया, v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन करने गए तो गामा इंटू वी की पावर गामा -1 इंटू dV, और भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। समझ रहे हो बात को? सॉल्व करेंगे फर्दर, ये इधर ही रहेगा, इसको यहां भेज दीजिए। तो v की पावर गामा इंटू dP माइनस का गामा P v का पावर गामा -1 डॉट dV। देखो भाई अच्छे से लिखना चाहिए इसको, P को नीचे लेके जाइए, v की पावर गामा को तो लेके जाइए। तो dP डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू माइनस गामा v का पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय v का पावर गामा डॉट dV। सॉल्व किया जाएगा इसको। सो dP डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू माइनस का गामा अपॉन या फिर जस्ट गामा इंटू dV अपॉन v कर देंगे। ये v का पावर गामा ऊपर चला जाएगा, खत्म कर देगा इसको, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां से पिक्चर समझ आ रही है, और क्लियर कर दो पिक्चर को यहां से, और क्लियर किया। सो dV अपॉन v इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन गामा डॉट dP अपॉन P। पूरे पार्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड dV अपॉन v इंटू 100 माइनस का 1 अपॉन गामा डॉट dP अपॉन P इंटू 100। So this is the percentage decrease in volume, this is the percentage increase in volume। डिक्रीज का कैसे पता चला सर आपको कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है? तो उसके लिए माइनस साइन है ना, ये बताता है मेरे को डिक्रीज इन वॉल्यूम।
ये बताता है हमें डिक्रीज इन वॉल्यूम। ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है ना, ये बोल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। तो चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको, लगे हाथ फटाफट से। सो dv बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन गामा इंटू dp बाई पी। पूरी पिक्चर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज, माइनस का 1 अपॉन गामा dp बाई पी इंटू 100। ठीक है, सो माइनस का 1 अपॉन 1.4 इंटू 0.5% में चलेगी, है ना। दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। सो ये क्या है भाई, dv अपॉन v इंटू 100, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम है। अब डिक्रीज समझ चुके हो तो प्लस का साइन लगा देना बिल्कुल यहां पे। अगर आप डिक्रीज समझ चुके हो तो डिक्रीज लिखो या फिर माइनस का साइन लगाओ, वो आपकी मर्जी है। अगर मैं यहां पे डिक्रीज लिख रहा हूं तो ये माइनस मत लगाना है प्लीज, पहले ही बोल रहा हूं दोनों चीजें एक साथ नहीं आती। या तो आप डिक्रीज लिख दीजिए या फिर माइनस का साइन लगा दीजिए, ये आपकी इच्छा श्रद्धा है। ठीक है, यहां पे देखो मैंने कहीं नहीं लिखा था परसेंटेज डिक्रीज, लेकिन मैं माइनस का साइन लगाया जो कि मुझे खुद से बोलता है। ये जो माइनस का साइन है ये खुद चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भैया डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। तो या तो आप परसेंटेज डिक्रीज लिख दीजिए या फिर जस्ट माइनस लगाइए। लेकिन अगर परसेंटेज डिक्रीज के साथ माइनस लगाओगे तो पिक्चर गलत हो जाएगी, फिर ध्यान रखना इस बात का। सो इट विल बी 5/14%। तो चलिए भैया काटा पीटा शुरू करते हैं इसको। कितना बनेगा, ये 5, ये 14, पॉइंट लगा दो, 0 आएगा। 14 3 सा 3 1 3, एक 4, 42। यहां पे कितना हो जाएगा 8, डॉट लगाओ 0, और 5 4 सा 20, 5 6 70, 14 6 सा 6 4 24, 6 6 74। अच्छा 5 से कर देते हैं 70 आ जाएगा, 100 टाइम चला जाएगा। 14 को 7 से करते हैं, 7 4 28, 7 7 8 19, 0.357%। So percentage decrease in volume 0.36%। ठीक है, इट विल बी 0.36% भैया। राउंड ऑफ कर लो 357 का, 36 ही तो आता है। सो दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो ऑप्शन कौन सा मैच करता है, ए वाला, तो भैया ए पे ताला लगा देना। ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं तो ए पे लगा दो ताला, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो गया है। तो जल्दी से छापने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, ये सारी बातें लिखना अनिवार्य है। जल्दी से नोट करो, ये वाला पार्ट सबने नोट किया, बराबर तरीके से समझ आ रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी भी नहीं। तो इधर आओ, ये सारी बातें लिख लो यार। परसेंटेज, अरे ये समझ आ रहा है ना, माइनस का साइन लगाओ या फिर लिख लो इज्जत से, या तो माइनस का साइन लगाओ या फिर लिखो इसको इज्जत से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो गया है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 10 बोलता है दो सैंपल है ए और बी, दे आर इनिशियली केप्ट इन द सेम स्टेट। दो सैंपल जिनको की स्टार्टिंग में सेम स्टेट पे रखा गया था। द सैंपल ए इज एक्सपैंडेड थ्रू एन एडियाबेटिक प्रोसेस एंड द सैंपल बी इज एक्सपैंडेड थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक सैंपल ए को तो आपने एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू एक्सपैंड कर दिया, और सैंपल बी को आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू आपने एक्सपैंड किया। ठीक है, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल्स आर द सेम, यहां पे इनके फाइनल वॉल्यूम भी सेम आए। ठीक है, द फाइनल प्रेशर इन ए एंड बी आर पी ए एंड पी बी रेस्पेक्टिवली। तो फाइनल प्रेशर जो है ए और बी में वो पी ए और पी बी है। तो बताइए जरा क्या रिश्ता बनेगा ए और बी के प्रेशर्स में। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा, रादर देन आप कोई इक्वेशन वगैरह का यूज करें। आप बेहतर है कि अगर आप ग्राफ का यूज करें, क्योंकि ग्राफ आपको बहुत सिंपली चीजें समझाएगा। जैसे कि देखिए क्या बोला है, ए एंड बी आर इनिशियली केप्ट इन द सेम स्टेट, यानी कि सेम इनिशियल प्रेशर सेम इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि इनिशियल प्रेशर ऑफ ए बराबर है इनिशियल प्रेशर ऑफ बी, साथ ही साथ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए बराबर है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ बी के। ऐसी बातें बोल रहे हैं, इनिशियल स्टेट दोनों का सेम है। यानी यहां पे कहीं पे मैं एक इनिशियल पॉइंट ले लेता हूं जहां पे ए भी था और जहां पे बी भी था, तो दोनों के लिए सेम इनिशियल प्रेशर सेम इनिशियल
वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर हो जाएगा PI, ये इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा VI। अब एक को लेके जा रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस से, एक को लेके जा रहे हो एडियाबेटिक प्रोसेस से। एक्सपैंड होने का मतलब क्या है बेटा? एक्सपैंड होने का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस से फॉलो करते हो तो यहां पे बी वाला कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये इसका फाइनल स्टेट आएगा, ये V फाइनल आ गया। ए वाले ये कौन गया? बी गया। ये कौन गया? बी गया। ए वाला भी जाएगा, हाँ जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो करते हुए जाएगा, हाँ जाएगा। ऐसा फाइनल वॉल्यूम जो है उनके सेम होंगे। एक मिनट रुक जाओ, फाइनल वॉल्यूम सेम होने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे जाएगा, ये ए वाले का प्रोसेस है ना। क्यों? क्योंकि साहब एडियाबेटिक है ना, एडियाबेटिक का कर्व ज्यादा होता है, तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है ना वो ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू द एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है साहब, दोनों के फाइनल वॉल्यूम सेम है, आपको नजर आ रहे हैं बढ़िया तरीके से? हाँ सर। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि दोनों के फाइनल प्रेशर्स अलग अलग है। यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो ए वाले का प्रेशर यहां पे आ रहा है, फाइनल प्रेशर ऑफ ए। अगर मैं बात करूं बी वाले की तो बी वाले का फाइनल प्रेशर यहां पे कहीं पे आ रहा है, फाइनल प्रेशर ऑफ बी। कौन ज्यादा है कौन कम है बताओ भाई? यहां पे मेंशन कर दिया फाइनल प्रेशर ऑफ ए और एक तरफ मेंशन कर दिया फाइनल प्रेशर ऑफ बी। अब कौन ज्यादा है ये तो तुम ही बताओगे। दोनों के फाइनल वॉल्यूम सेम थे, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम दोनों का सेम था। हाँ तो बताइए भाई कौन बड़ा? सर सीधी सी बात है, देखने से पता चलता है कि बी वाला जो फाइनल प्रेशर ऑफ बी है ना वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फाइनल प्रेशर ऑफ ए से। बी का फाइनल प्रेशर ए से ज्यादा है, बी का फाइनल प्रेशर जो है वो ए से ज्यादा है, यानी कि बी का प्रेशर ज्यादा होगा ए से। ये हमारा ऑप्शन कह रहा है। हो गया ना ग्राफ से? कहां तुम इक्वेशन वगैरह लगाते, कौन सी इक्वेशन लगाते? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, फिर पीवी का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, उसमें दिमाग खपाते, अपना परेशान होते सारी चीजों को लेके। तो भाई इससे तो बेहतर है ना कि आपका ग्राफ से काम आसान हो गया, इससे तो बेहतर है कि ग्राफ से काम आसान हो गया। तो भाई ये जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया भाई, कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए जरा अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इन्होंने बोला है लेट्स से TA एंड TB बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सैंपल A एंड B रेस्पेक्टिवली इन द प्रीवियस क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में TA और TB रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ प्रोसेस A, सैंपल A एंड सैंपल B। तो इनके टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो सोचो जरा टेम्परेचर में क्या रिलेशन हो सकता है? सोच विचार कर लिया? सर देखिए इनिशियल स्टेट सेम था उनका, तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए बराबर है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बी के, यानी कि दोनों के इनिशियल टेम्परेचर स्टार्टिंग में तो सेम थे। ये फाइनल टेम्परेचर्स की बात कर रहा है कि फाइनल टेम्परेचर का क्या हाल होगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस के पास। आइसोथर्मल प्रोसेस से सवाल जवाब करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, और भैया अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ए वाले का इनिशियल टेम्परेचर, क्योंकि सैंपल ए सैंपल बी जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो कर रहा था, सैंपल बी आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बी बराबर है उसके फाइनल टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं आया। तो बी का जो इनिशियल टेम्परेचर वही बी का फाइनल टेम्परेचर। लेकिन 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 एडियाबेटिक प्रोसेस की कहानी कुछ और है।
एडियाबेटिक प्रोसेस से जब हमने बातचीत करी तो हमें मालूम पड़ा कि भाई यहां पे तो हीट का कोई एक सप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि जो भी वर्क डन किया जा रहा है वो खुद की इंटरनल एनर्जी से किया जा रहा है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है। भाई एडियाबेटिक प्रोसेस से बातचीत करके पता चला कि जो भी वर्क डन किया जा रहा है वो इंटरनल प्रोसेस की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि हीट का कोई सप्लाई ही नहीं है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। So this is the decrease in internal energy, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है साहब यहां पे। अच्छा, यानी कि एज इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो जैसे ही इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर से छोटा होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल से छोटा होगा, ये बात। अच्छा, एक और चीज, फाइनल टेम्परेचर ऑफ बी जो है वो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बी के बराबर है, यानी कि ये वाली बात सच है। ऐसा लिख सकता हूं मैं? अरे भाई यहां से ये बात यहां पे लिखने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? ऐसे सही तो लिख रहा हूं मैं, क्या गलती कर रहा हूं इसमें? यहां वाली बात उठा के यहां लिख दी तो क्या गलती हो गया? यानी कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ बी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए के बराबर है। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए की जगह पे मैं ऐसा कर सकता हूं, देख लो भाई, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए को फाइनल टेम्परेचर ऑफ बी के बराबर कर दिया तो ऐसा ही बात बनती है, यानी कि ए का टेम्परेचर बी से कम हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है ये मेरा, ए का जो टेम्परेचर है बी से कम, सॉरी ए ऑप्शन होगा, है ना? हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। ए का जो टेम्परेचर है फाइनल वाला वो बी से कम होगा, क्योंकि देखिए बी वाला प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर होता है साहब कांस्टेंट। जो टेम्परेचर इनिशियली था वही टेम्परेचर फाइनली रहेगा। और क्वेश्चन में ये बात बोली थी, क्वेश्चन में ये बात बहुत अच्छे से बोली थी कि इनिशियल स्टेट सेम है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बी एक ही है भाई, बराबर है। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो कर रहा है बी, तो बी का इनिशियल टेम्परेचर और बी का फाइनल टेम्परेचर सेम है। मतलब यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए बराबर हो सकता है फाइनल टेम्परेचर ऑफ बी के, यानी सैंपल ए का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो सैंपल बी के फाइनल टेम्परेचर के बराबर है। तो अब सैंपल ए पे आइए जो एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहा था, सैंपल ए जो एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहा था उसके लिए बात करी, उससे पता चला कि भाई डेल्टा क्यू तो जीरो होता है, और डेल्टा क्यू अगर जीरो होता है तो जो भी आप वर्क डन कर रहे हो वो खुद की इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज करके कर रहे हो। अब आप वर्क कर रहे हो खुद की इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज करके, तो क्या होगा, आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर जो है वो भी ठंडा पड़ जाएगा। टेम्परेचर के डिक्रीज होने से पता चलता है कि सैंपल ए का जो फाइनल टेम्परेचर है वो सैंपल ए के इनिशियल टेम्परेचर से छोटा है, और सैंपल ए का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो बी के फाइनल टेम्परेचर के बराबर भी है। तो यहां की जगह मैंने बी का फाइनल टेम्परेचर लिखा, तो पता चला फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए इज लेस देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ बी, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। मजा आया? छाप लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की ओर। जल्दी जल्दी से नोट कर लो यार, जल्दी जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। हो गया भाई साहब? चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लेट्स से डेल्टा डब्ल्यू ए एंड डेल्टा डब्ल्यू बी बी द वर्क डन बाय द सिस्टम्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन द प्रीवियस क्वेश्चन। वही बात होगी भाई, दो अलग अलग सैंपल थे, सैंपल ए और सैंपल बी। सैंपल ए फॉलो कर रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस, सैंपल बी फॉलो कर रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस। देख लो भाई, ए फॉलो करता है एडियाबेटिक प्रोसेस, बी फॉलो करता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इन दोनों प्रोसेसेस के लिए वर्क डन डिफाइन किया है इन्होंने, डेल्टा डब्ल्यू ए एंड डेल्टा डब्ल्यू बी। तो भाई पूछ रहा है कौन बड़ा कौन छोटा कौन बड़ा कौन छोटा, ये हमें बताना है।
सो अगर आपको याद हो तो P वर्सेस V का ग्राफ बनाते थे हम लोग, तो इसमें बोलते थे इनिशियल स्टेट दोनों का सेम है, एक फॉलो करता है आइसोथर्मल प्रोसेस को, एक फॉलो करता है एडियाबेटिक प्रोसेस को। फाइनली यहां पे ऐसी बातें हो रही थी कि वॉल्यूम भी सेम था सब, फाइनल वॉल्यूम इनका सेम था बट प्रेशर इनके अलग थे, है ना। सो ए ये वाला प्रोसेस है, बी ये वाला प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबेटिक है। नो डाउट इनके फाइनल वॉल्यूम सेम है, नो डाउट इनके इनिशियल वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन एक और चीज जो आपको पता चल रही है कि इनके इनिशियल प्रेशर भी सेम था, हाँ, कि इनके फाइनल प्रेशर अलग अलग है। बहुत बढ़िया, ये बात मुझे समझ आ रही है सर। फाइनल प्रेशर इनके अलग अलग है, फाइनल प्रेशर ऑफ बी जो है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द फाइनल प्रोसेस ऑफ ए से। क्या वॉल्यूम में जो चेंज हुआ वो सेम है? हाँ सर, वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है वो तो सेम है। क्यों? क्योंकि सर V इनिशियल ऑफ A बराबर है V इनिशियल ऑफ B के, ऑल्सो V फाइनल ऑफ A बराबर है V फाइनल ऑफ B के। भाई दोनों का इनिशियल वॉल्यूम सेम है? हाँ सर। दोनों के फाइनल वॉल्यूम सेम है? हाँ सर। ये कैसे पता चला? क्वेश्चन में बोल रखा है उन्होंने, ये बातें क्वेश्चन में बोल के रखी हुई है। एक बार आप पीछे जाके क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 से आपको पता चल जाएगा। यानी कि दोनों के वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो भी सेम है। बट मुझे एक बात पता चली थी अभी कि बी वाले का जो फाइनल प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द ए, और वर्क डन जो होता है वो होता है पी इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी तो दोनों के लिए सेम है भैया, वर्क डन क्या होता है? पी इंटू डेल्टा वी। अब साहब डेल्टा वी जो है वो दोनों के लिए सेम है, और साहब जब डेल्टा वी ही दोनों के लिए सेम हो गया, जब डेल्टा वी ही दोनों के लिए सेम है, तो उस केस में अब क्या होगा साहब? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो देखो भाई, डेल्टा वी दोनों के सेम है, इसलिए वर्क डन की जो डिपेंडेंसी आ रही है वो प्रेशर पे आ रही है। फिर अगर दोनों का डेल्टा वी सेम है तो प्रेशर चेक करो, जिसका प्रेशर ज्यादा उसके लिए वर्क डन भी ज्यादा। सिंस P ऑफ B इज ग्रेटर देन P ऑफ A, therefore work done for B is greater than the work done for A. B से A के लिए वर्क डन ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा तरीका बताऊं? ये तो चलो आपका एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर पीवी कर्व। एरिया अंडर पीवी कर्व, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है साहब? एरिया अंडर पीवी कर्व होता है ये। अब देखो किसका एरिया ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का एरिया ज्यादा या एडियाबेटिक का एरिया ज्यादा? सर आइसोथर्मल कर्व ऊपर है, वहां से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, एडियाबेटिक कर्व नीचे है, कम एरिया कवर कर रहा है। तो डेफिनेटली यहां से ये भी पता चलता है अगेन कि बी का जो वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा ए से, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कर्व है वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है एज कंपेयर टू द एडियाबेटिक कर्व। तो दोनों तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका ये बता दिया, दूसरा तरीका ये बता दिया, आपकी इच्छा श्रद्धा के अनुसार जो भी तरीका पसंद है सॉल्व करिएगा उससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 छाप लो जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग। बढ़े आगे, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। और क्वेश्चन 13 हमसे कहता है कि द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज नियरली 2.5 आर। भाई मोलर हीट कैपेसिटी ऑक्सीजन गैस के लिए डिफाइन की जा रही थी एसटीपी पे, जो कि लगभग 2.5 आर आ रहा था। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया, ये मोलर हीट कैपेसिटी बढ़ गई और हो गई 3.5 आर। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से यहां पे मोलर हीट कैपेसिटी इंक्रीज होती है और ये बन जाती है 3.5 आर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस बिहेवियर इज दैट एट हायर टेम्परेचर, इसके लिए सबसे सही जवाब क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या भाई? अगर मैं बात करूं सीवी की वो होता है FR/2, अगर मैं बात करूं सीपी की वो होता है कितना? R1 + F/2। देखो जरा, ये दोनों ही मोलर हीट कैपेसिटी है लेकिन अलग अलग कंडीशंस पे, है ना। दोनों ही मोलर हीट कैपेसिटी है लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग कंडीशन पे है। ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर है। दोनों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि भाई दोनों कहीं ना कहीं
वो डिपेंडेंसी है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। मैंने देखा कि दोनों की कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है साहब, अगर इफ इट इज अ मोनोएटॉमिक तो ये सिंगल डायरेक्शन में इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। याद आ रहा है कुछ? मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता था, लेकिन एट हायर टेम्परेचर 2 मोड और जुड़ते थे। याद आ रहा है कुछ? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाता था, प्लस का 2 किया जाता था इसमें प्लस का 2 किया जाता था हायर टेम्परेचर पे। और ये वजह दी थी कि हायर टेम्परेचर पे वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी जुड़ती है, जिसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते थे। तो मोनोएटॉमिक गैस लोअर टेम्परेचर पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करता है, हायर टेम्परेचर पे 5 शो करता था। क्योंकि जैसे आप हायर टेम्परेचर पे जाते हो, जैसे आप हायर टेम्परेचर पे जाते हो, वो जो एटम था या मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करना शुरू करता है। एंड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन 2 अलग अलग एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी वाइब्रेशन की, वो ऐड हो जाती है। तो 3 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ वाइब्रेशन प्लस 2 यानी कि 5 हो गया। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है, यानी कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, भाई टेम्परेचर के बढ़ाने से डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बढ़ाने से मोलर हीट कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो अल्टीमेटली इसका जवाब यही होगा कि हायर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है वो इफेक्टिव हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। भले कोई सा भी हो, मोनोएटॉमिक की बात करूं, डायएटॉमिक गैस की बात करूं, पॉलीएटॉमिक गैस की बात करूं, किसी भी गैस के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे हायर टेम्परेचर पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाती है, वो बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशन की वजह से वहां पे वाइब्रेशन होता है, तो उसकी अलग एनर्जीज फॉर्म होती है, 2 एनर्जीज एड ऑन होती है, जिससे कि मैं बोलता हूं बेसिकली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड ऑन हो जाते हैं। तो वहां पे हायर टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा फिर इस केस में, ठीक है। वैसे ही अगर ये डायएटॉमिक होता है तो हाँ, डायएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे तो 5 होता है, लेकिन हायर टेम्परेचर पे 7 हो जाएगा फिर वो, है ना। तो ये चलो, ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। नहीं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्या कि दोनों ही मोलर हीट कैपेसिटी को देखा तो ख्याल आया कि डिपेंडेंसी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ रही है, वो भी डायरेक्टली। डिपेंडेंसी जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ रही है, वो भी डायरेक्टली। यानी कि जो मोलर हीट कैपेसिटी वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। यानी कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा तो मोलर हीट कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इंक्रीज होता ही है हायर टेम्परेचर पे। वजह क्या है? मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी एड ऑन होती है, जिससे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी वजह यही है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बिकम इफेक्टिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका समाप्त हो चुका है। इसको जल्दी से छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना भाई साहब, बढ़िया तरीके से समझ आ रही है ना सारी बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं समापन हमारे इस ऑब्जेक्टिव 1 के सेशन का। तो भाई उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं सवाल आपको कराए हैं, 13 क्वेश्चंस है, बस कंप्लीट हो चुका ऑब्जेक्टिव 1। जो ये 13 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट आए, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प कर सके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। साथ ही साथ अगर ये वीडियो दोबारा देखना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbrains.com पे आइए, क्योंकि यहां पे सारी वीडियोस आपको चैप्टर वाइज प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज की हुई मिल जाएगी, जिससे कि किसी भी वीडियो को ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। साथ ही साथ ये वीडियोस आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, यानी कोई सी भी वीडियो को अगर आप 1000 बार भी देखते हो ना, तो मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से ना तो कभी आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की डिमांड होगी, ना ही आपसे ये बोला जाएगा कि भाई ये कूपन कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले लो। तो भाई ऐसी चीजें हम सपोर्ट भी नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इवन मैं तो बोलता हूं आप अपने दोस्तों तक भी ये बातें पहुंचा दीजिए, उनको भी बोल दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे ये सारी बातें फ्री में मिल रही है। यार कहां मिलेगी? कहीं और जाओगे तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये फ्री में मिल रहा है आपको सब कुछ। और ये सारी चीजें जब आपको फ्री में मिल रही है तो भाई फिर ज्वाइन करने में हर्ज क्या है ना। तो अपने दोस्तों को जाके बोल दो और उन सबको बता देना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।